आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। ऑलराइट, सो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे हैं, बाकी दूसरे टीचर्स के भी हैं, मैं उनको ये बता देता हूं कि मेरा यहाँ पर आना और उस पॉलिसी का आना, उसका कोई लिंक नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि पॉलिसी आने के बाद मैंने भी रिजाइन कर दिया था और आई जस्ट स्टेड बिकॉज ऑफ यू ऑल, दैट्स इट। क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं जिन्हें मैथ्स सीखनी है और बहुत दिन से यहाँ मैथ्स का टीचर नहीं था। व्हेन आई केम, यू ऑल हैड ए होप दैट मैं आपकी मैथ्स पूरी करूंगा। जब सारे टीचर यहाँ से छोड़ के जा रहे थे ना, मुझे यही लगा कि तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा मैं बीच में, ठीक है। ऑल राइट, I had a successful YouTube channel, I run an organization, there was no reason for me to stay at that time, but I stayed just because of you all, that's it. Lot of misinformation has been done, given to students. I don't know who does that, who did that, कि सबको ये लगता है that I did everything, that I am responsible for what happened, I am responsible for any teacher not teaching any particular subject. I don't know how this misinformation has been given. I personally resigned in October. I first finished my Lakshya batch because I wanted to get it done. I supported the whole transition period and I just wanted not to leave you in between. That's it. I was teacher dharma जो होता है ना, वो निभा रहा हूँ मैं, निभा रहा था. But the problem is that in every class somebody comes and writes something which is having no facts. No facts. I don't know who spread that wrong information, right? I always think about you all. That's it. समझ रहे हो कि नहीं? So if you all wanted me also to leave, if that would have been the proof, that was the easiest thing for me to do at that time. But I thought this is a tough period for students, for the organization, for everyone, right? So I just did what was the best at that time. All right, and I stayed. I just thought कि नहीं, मुझे आप लोगों को बीच में छोड़ के नहीं जाना, because otherwise सारी चीजें बीच में रुक जाएगी. So ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आपको कोई चीजें नहीं पता है, आपको 10% बातें पता होती हैं और उसके बेसिस पे आप अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, जिसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस. सो कंफर्मेशन बायस क्या होता है पता है आपको? ये होता है कि मैं जबरदस्ती का कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा. ओके, जब मैं जून में आया तो मुझे भी इस पॉलिसी का अगर थोड़ा सा भी अंदेशा होता तो मैं आता ही नहीं. समझ रहे हो कि नहीं? क्यों आता भाई? आई हैड ए सक्सेसफुल कंपनी एंड आई वाज डूइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स. ठीक है, आई टॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जामो इन 2022-23 पीरियड, हाईएस्ट. सो अंडरस्टैंड दिस. आप अभी मुझे समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूं अपने बारे में, चीजों के बारे में. आपको मुझे समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है. बट मैं यहां पर सिर्फ रुका आपके लिए, इतना बता दे रहा हूं मैं. ठीक है, मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि मेरा बाहर रेलेवेंस नहीं है, इतना बता दे रहा हूं. मेरा बाहर बहुत सुपर रेलेवेंस है. मैंने हमेशा अकेले ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाई है. जो अपना चला लेता है ना, उसको किसी से डर नहीं लगता है. तो मुझे किसी से नौकरी मांगने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है. आई एम सेल्फ कैपेबल. द ओनली थिंग आई स्टेड वॉज फॉर यू. बट उसके बाद मैं देखता हूं कि वो उल्टा मेरे ऊपर लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया. ठीक है, हाउ बैड इट इज. क्लियर? एंड आई एम नॉट इन्वॉल्व इनटू मैनेजमेंट डिसीजंस, मैम. ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप 60 दिन वेट कर लो बस. उसके बाद आपको मुझसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, वेट फॉर 60 days ओनली. I'm honestly teaching you all. I'm just trying to ensure कि आपकी पढ़ाई मेरी वजह से नहीं रुकनी चाहिए. और उतना ही मेरे हाथ में है, उतना ही मेरे हाथ में है. ना वो पॉलिसी मैं लेकर आया, ना ही वो पॉलिसी कोई एक आदमी के लिए नहीं आई ना, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई पॉलिसी. ठीक है. So I'm here just because of you all. That's it. That's a very honest answer I'm giving you all. ठीक है. मैंने शुरू में ये चीज बोली थी कि I have to finish your course, I have to finish your course. जब आप परेशान थे, जब सारे लोग परेशान थे, तो मैंने एक ही बात बार बार बोली कि आप परेशान मत हो, मैं हूं. ठीक है, बोला कि नहीं बोला? So but I feel bit bad because I believe कि this misinformation has been spread in a very wrong way. और गलत तरीके से चीजें फैलाई गई हैं मेरे बारे में लोगों ने. I don't know what has happened, who initiated this, but this is not right. This is without fact. 10% fact भी नहीं है इसमें, और it's whole misinformation being spread. ठीक है, कि मैंने जैसे कुछ किया, वो किसी टीचर को कोई दिक्कत है, then I am responsible. I have not done anything. I am not involved into any decision making now. ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ,
Arjuna batch, that's it. That is the only thing I do. हाजी, so please, अगर आपको इस क्लास में पढ़ना है तो बने रहिए, नहीं पढ़ना है तो आप यहाँ से बिल्कुल क्लास से बाहर जाइए, मुझे पढ़ाने दीजिए। ठीक है, मुझे पढ़ाने दीजिए। हाँ जी, चलिए ज्योमेट्री 11। सो हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे यार, है ना? ट्राइंगल्स ही करेंगे। कितने कितने सवाल हो गए थे? 60 के आसपास, 90 के आसपास। ओके, ओके, आई थिंक ये सवाल हम लोगों ने कर लिया था, 91 भी कर लिया था। ठीक है, तो 92 ऑनवर्ड्स हमें सवाल करने हैं। चलिए करते हैं। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सभी लोग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 92। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल एबीसी, एंगल बी इज राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC इज AN, कट एट M to the median BO, पॉइंट O lies on the hypotenuse, OM is 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि AB की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। ध्यान से देखिए, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, बट राइट एंगल कहां पर है? बी पर, तो बी पॉइंट पर राइट एंगल बना लेते हैं। बी पॉइंट आप राइट एंगल बना लो, ठीक है। बी पॉइंट पे हमने राइट एंगल बना लिया, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल बाइसेक्टर जो BAC का एंगल बाइसेक्टर है वो AN है, और मीडियन जो BO है उसको M पॉइंट पर कट करेगा। तो एक मीडियन में बनाना है BO। ऑलराइट, सो मैं बेटा चैट ऑफ कर दे रहा हूं, फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड बिकॉज दे कम विद मोटिव। सो लेट मी ऑफ द चैट, ऑफ करके थोड़ा पढ़ेंगे आधे घंटे। ठीक है, ठीक है, अभी चैट ऑफ कर दिया है, थोड़ी देर बाद ऑन करेंगे। सो ये BO एक मीडियन है, पॉइंट O हाइपोटेनस पे लाई करता है, OM हमारा 20 सेंटीमीटर है। आपको AB की वैल्यू बतानी कितनी है। अब ये M पॉइंट कहां है, जरा इसको समझते हैं। तो M पॉइंट जब AN आप ड्रॉ करोगे, जो कि मीडियन है कह रहा है, ये M पॉइंट पे कट करेगा। एंगल बाइसेक्टर जो BAC का है, ठीक है, ये यहां पर आपको कट करेगा, ये हमारा AN है, और ये M पॉइंट पे कट करेगा। ये पॉइंट आपको बोल रहा है कि M के बराबर है, दिस इज M। ये एंगल बाइसेक्टर है और ये हमारा मीडियन है, ये M पॉइंट पर यहां कट करेगा। पॉइंट O हाइपोटेनस पे लाई करता है, OM हमारा 20 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमें 20 दी गई है। हमें बताना है कि AB की वैल्यू कितनी है। AB की वैल्यू, अब देखो, अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ खास बात होती है कि इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने ये मीडियन ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल बाइसेक्टर होता है, यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, सारी कहानी होती है। तो अगर हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ABC में B राइट एंगल है, तो AB BC के बराबर है, तो ये वाला जो आपने मीडियन ड्रॉ किया है BO, ये BO मीडियन जो होगा यहाँ परपेंडिकुलर भी होगा। दैट्स वन थिंग जो कि आप सभी को समझनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसके अलावा जो हमें समझना है कि हमें जो AB का मान निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। अब AB की लेंथ कैसे निकलेगी? हमें जो एक जानकारी दी है 20, अब बताओ मुझे, ये लेंथ आपको 20 दी हुई है, अब किसी तरह से हमें बाकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, उनको आपस में रिलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी बात बनेगी, उसके पहले तो बात नहीं बनने वाली है, राइट। ये वैल्यू हमें सिर्फ इतना दिया कि ये 20 के बराबर है, और कुछ भी नहीं पता हमको, नथिंग एल्स इज नोन। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से आगे इस प्रश्न में बढ़ा जाए। तो बहुत सिंपल है, देखो, आप कहोगे ये भुजा A है, तो ये भुजा भी आपकी A हो जाएगी, तो ये पूरी भुजा आपकी A√2 हो जाएगी, और आपको पता है इतना जो पोर्शन है ये A/√2 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी A/√2 हो जाएगी, ये सर नो। तो ये वैल्यू हमारी A/√2 के बराबर हो गई। अगर ये वैल्यू हमारी A/√2 हो गई, तो आपको एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ाया गया है, उस थ्योरम से आपको पता चलेगा कि BM का रेशियो MO के अनुपात में अगर मैं कैलकुलेट करूं कि BM रेशियो MO कितना होगा, तो वो वैल्यू A/√2 निकल के आएगी। यहां पर ये वैल्यू आ गई √2:1, राइट, दैट वैल्यू इज √2:1।
बीएम और एमओ का रेशियो निकल गया। इसका मतलब हो गया कि एमओ अगर 20 है तो ये वैल्यू हमारी 20√2 के बराबर है। यहां तक कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। अभी हमारा उत्तर नहीं आया है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने कुछ वैल्यूज लिखी है कि ये 20 है, ये 20√2 है। अच्छा एक बात बताओ, इतनी लंबाई किसके बराबर होगी? आप बहुत सिंपली बोल सकते हो कि ये अगर 20√2 है और ये 20 है तो ये पूरी लंबाई जो बीओ है यही ओसी के बराबर होगा। ये तो आपको पता है बीओ ओसी के बराबर होता है। ये जो मीडियन होता है ये बीओ, ये सेम मीडियन की लेंथ इसके बराबर होती है, बीओ ओसी के बराबर होगा। और बीओ अगर ओसी के बराबर होगा तो ये होगा 20 इंटू √2+1 के बराबर। क्लियर? 20 इंटू √2+1 के बराबर हो गया। 20 इंटू √2+1 के बराबर होगा बीओ इज इक्वल टू ओसी। और ये 20 इंटू √2+1 हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल में कि अगर आपने यहां वाला मीडियन खींचा तो ये मीडियन किसके बराबर होगा? आपको पता है ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। एंड यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ये अगर 20√2+1 है तो ये वैल्यू भी आ गई। मैं अब आपसे पूछूंगा कि आपकी एसी की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे एसी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 40 इंटू √2+1। ऐसा नो हुई है नहीं हुई? एसी की वैल्यू इसका दुगना कर दिया हमने। ये वैल्यू किसके बराबर है? आप कहोगे a√2 के बराबर है, तो a√2 हमारा 40 इंटू √2+1 के बराबर है। यहां से मुझे अगर a की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा जरा बताओ? आप √2 से डिवाइड करोगे इसको, ये बचेगा 20√2, ये बनेगा 20√2 इंटू √2+1। ये वैल्यू हो गई 20 दूना 40 प्लस 20√2। 40 प्लस 20√2 का मान मुझे निकालना है, तो ये हो गया 40 प्लस 20 इंटू 1.4 आप कह सकते हो इस तरह से, अगर इतना लिखना है। वैसे इतने की जरूरत नहीं, अगर आप 20 इंटू 1.4 भी लिखोगे तो कार्य चल जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका 40 प्लस, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, तो आपको पता है ये बनेगा 28 और दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो ये वैल्यू 68.28 आएगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 68.28 तो कहीं है ही नहीं है, एक मिनट कहाँ गड़बड़ी हुई है। 40 प्लस 20 68.28 आ रहा है आंसर यार, कुछ गलत लिखा है तो बताओ मुझे। 40 20√2 हो गया, 20√2 इंटू √2+1 हो गया, यानी ये हो गया 40 प्लस 20√2, 40 प्लस 20√2 1.4 28.28 68.28 आ रहा है। बट एग्जैक्टली 68.28 कहीं दिया नहीं हुआ है। हाँ जी, जरा चैट में आइए आप लोग, अगर आपको मेरी कैलकुलेशन में गलती दिख रहा है तो बताओ, या ठीक है 68.28 आ रहा है मेरा। तो 68.28 ए बी तो निकाला मैंने, ए की वैल्यू निकालनी थी ना, ए बी की वैल्यू ए ही तो है, ए निकाल दिया ना हमने। तो वो 68.28 आ रहा है एग्जैक्टली। अगर देखें, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही तो बताओ, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है नहीं, यही वैल्यू होनी चाहिए। तो क्लोजेस्ट आंसर तो हम डी लगाएंगे, है ना, डी ही क्लोजेस्ट है, 68 पॉइंट समथिंग। बट ये 68.28 ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो क्लोजेस्ट डी है, डी लगा देंगे, बट एग्जैक्ट आंसर यही आ रहा है 68.28। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, आई होप किसी को कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यस, तो दैट्स योर आंसर, ए बाई रूट, मतलब इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ये ए बाई a√2 लिखना है इसको, फिर ये आधा है उसका तो ये a/√2 हो गया, a√2/2 करोगे तो a/√2 बनेगा। ये a है, ये a/√2 है। फिर मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? √2:1 होगा। तो ये 20 है तो 20√2 हो गया, तो पूरा हमारा 20 × √2+1 हो गया। फिर ओसी की वैल्यू क्या होगी? वही होगी जो बीओ की वैल्यू होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया बीओ और ओसी अगर बराबर होंगे तो जो एसी है वो क्या होगा? इस ओसी का दुगना होगा, तो ये 40 × √2+1 हो गया। फिर हमने कहा ये वैल्यू a√2 के बराबर होती है, तो ये a√2 हो गया 40 × √2+1। फिर मैंने √2 से डिवाइड किया, तो 40 को मैं 20 √2 × √2 लिख सकता हूँ, एक √2 कट गया तो ये 20 √2 × √2+1 बन गया। आपकी वैल्यू आ गई 40 + 20 √2, यानी आंसर क्या है? डी। ठीक है, सभी बोलो हाँ क्लियर है, यस, तब आगे बढ़े। यस बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, नो बोलोगे तो नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 93 है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, डायग्राम दिख रहा है तो अच्छा ही होगा। एक चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है बीसी हमारा डायमीटर है, यानी बीसी हमारा व्यास है, और एक सेमी सर्कल है, ये बीएसी, ये सेमी सर्कल है। बीसी की वैल्यू हमें दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू 15 दी हुई है। बीसीओ जो एंगल है ये 35 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ बना लो 35 डिग्री। हमें सेमी सर्कल का एरिया दिया गया है और बीओसी एंगल निकालना है। एंगल निकालना है तो एरिया की नीड क्या है, मतलब ओके, समझ में आएगी नहीं? यार मैं चार्ट फिर से बंद करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर एवरीथिंग। नो सर, आई एम जस्ट टीचिंग मैथ्स, दैट्स इट। ठीक है, सुबह उठ के यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, फिर शाम को एक क्लास लेता हूँ। अगर मुझसे कभी कोई सजेशन मांगा जाता है, सुझाव कैसे कि सर कौन सा इनिशिएटिव लें वगैरह वगैरह, तो मैं सुझाव देता हूँ बस, बाकी मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है,
समझ में आया कि नहीं? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिए, ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे मत लिखिए, क्योंकि मेरा कोई ना मुझे कोई अपडेट है ना मुझे कुछ पता है, और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं करता, मैं कुछ कर सकता तो मैं जरूर करता, ठीक है, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। द ओनली थिंग आई कैन डू इज आई कैन टीच यू वेल, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स माय ड्यूटी एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, whatever is in my hand is to teach you well, and that's what I'm doing. Clear? हाँ जी। And if you want that I can take a leave for 15-20 days and then teach you. If you all want this, that is better solution, let me know. अगर आप मुझे पढ़ाने ही नहीं दोगे तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि मैं 20 दिन छुट्टी ले लेता हूँ, और फिर जब मामला तुम्हारा मन थोड़ा अच्छा हो जाए तो बता देना, फिर से क्लास लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज मैं यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको ये चाहिए कि आप मुझे क्लास में पढ़ाने नहीं दोगे तो मैं 20 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, आराम से बैठूंगा और 20 दिन बाद आऊंगा, मैथ ला दीजिए आप भी पढ़ाओ। अरे मैंने कब रोका है किसको पढ़ाने से यार? तुम लोग ऐसा काम करो ना कि पछताओगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। पढ़ा रहा हूं मैथ, पढ़ना है आप मुझसे पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, मुझे परेशान तो मत करो यार कि बाकी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ाने दो यार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं यार, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। No, it's not about help, sir. Understand this. There is a difference between help and allegation. There are some people who come for allegation. आप सब कुछ कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप सब कुछ कर रहे हो, and I'm not the management. I'm not doing anything. I'm just teaching. That's what I'm making it clear again and again, again and again. So I can't do anything in this regard. Okay. Aditya, go to my profile and see what it is written. I removed it long ago, right? आपको मैंने कहा कुछ नहीं पता है, ठीक है। आप बस इमोशन में बह के जो बोलना है मुझे बोल लो, अपना ही नुकसान करोगे और कुछ नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप मुझे भी पढ़ाने नहीं दोगे, इससे आपको क्या, आपका क्या भला हो जाएगा, जरा बता दो। अगर आप मुझे पढ़ाने नहीं दोगे, इससे आपका क्या भला होगा, बता दो। इससे कोई फायदा नहीं होगा, और ना ही मैं कुछ बदल सकता हूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। तो अगर आप अपना और नुकसान करना चाहते हो, या आपने ये सोच लिया है कि आप मुझे पढ़ाने नहीं दोगे, तो ठीक है, देन इट्स ओके। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो आप कर लो। बाकी मैंने बता दिया, ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना मेरा कोई रोल है, ना ही मुझे कुछ पता है, ठीक है। या आप टीचर से पूछिए, वो शायद आपको बता पाए, ठीक है। मैं कैसे बता सकता हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस पढ़ा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री।
दो रिक्वेस्ट है आप लोगों से अभी कि चैट में जो भी लोग क्लास के अलावा कोई भी बात करें उन पे ध्यान मत दो, क्योंकि वो समझने वाले नहीं हमारी बात को, ठीक है। और देयर इज नो पॉइंट दैट आई एंटरटेन टू मच, राइट। जितना मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया, अब ज्यादा नहीं कर सकता। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो तुम जवाब मत दो, पहले तो ये रिक्वेस्ट है, बिकॉज जब आप जवाब दोगे तो वो कन्वर्सेशन बन जाता है, ठीक है। आप जवाब देने लगते हो, आप समझाने लगते हो, तो वो कन्वर्सेशन नहीं बनाना है आपको, इग्नोर करिए, ठीक है, राइट। मैं भी इग्नोर करता हूँ, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये 35 डिग्री हो गई, ये वैल्यू आपकी 15 हो गई, 15 हो गई। बीसी की वैल्यू 15 हो गई, बीसीओ की वैल्यू आपकी 35 डिग्री हो गई। और सेमी सर्कल का एरिया दिया, मैं बीओसी एंगल निकालना। देखो यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, और सर्कल जब आप पढ़ोगे तो एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी आती है कि जो भी हमारा सर्कल है, इस सर्कल में जो व्यास यानी डायमीटर होता है, ये डायमीटर सरकमफेरेंस पे हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कहीं भी ले लो आप, ठीक है। तो कभी भी सर्कल और डायमीटर का इन्वॉल्वमेंट है तो हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री का एक कोण जो है बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण आपका बनने वाला है। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसका क्या इस्तेमाल है नहीं है इसको हम देखते हैं आगे, बट ये 90 डिग्री होगा, बना दिया 90 डिग्री। मुझे एक बात बताओ आप सभी लोग, ये जो अंदर एक सर्कल आपको बना हुआ दिख रहा है, ये छोटा वाला सर्कल, क्या ये सर्कल इन सर्कल है या नहीं है? यस, ये सर्कल आपका इन सर्कल है, ये वैल्यू आपकी इन सर्कल है, दिस सर्कल इज इन सर्कल। और अगर ये इन सर्कल है तो आपको ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री प्लस a/2। तो ये होगा 90 डिग्री प्लस 90/2 यानी 45, और ये वैल्यू आपकी होगी 135 डिग्री। तो ये आपका हो गया 135 डिग्री, तो यहां मैंने कर दिया 135। अब देखो ये 135, ये 135, तो ये एंगल क्या होगा आपका? 10 डिग्री। बट ये निकालना नहीं, आई थिंक अच्छा बीओसी निकालना, बीओसी तो 135 हो गया। तो इस सवाल में बहुत फर्जी डेटा दिया हुआ है, जैसे ये सेमी सर्कल का एरिया, इसकी कोई जरूरत नहीं, जब हमें एंगल पता करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें इस 35 डिग्री की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो ना ये डेटा किसी काम का है, ना ये 15 सेंटीमीटर किसी काम का है। मतलब यहाँ पर सारे डेटा फर्जी हैं। यहाँ पर काम का सिर्फ ये है कि ये बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल की, कि अगर डायमीटर है तो वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, एक तो ये जानकारी। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना कि ये अंदर जो सर्कल बना हुआ है वो इन सर्कल है, क्योंकि वो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। और अगर वो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, वो अगर इन सर्कल है, तो हम 90 इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 135 डिग्री के बराबर है, यानी आंसर क्या है आपका? बी, 135 डिग्री, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सवाल कई बार फंसाने के लिए दिया जाता है कि आपको लगे यार इतना डेटा इनका कहाँ यूज करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, बट स्टिक टू योर बेसिक्स कि भैया मुझे अगर बीओसी एंगल निकालना है और ये हमें इन सर्कल दिख रहा है, इन सर्कल साफ साफ दिख रहा है, तो ये वाला एंगल इसका 90 प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 गौर से देखिए, राइट। तो देखिए ये जो सवाल है, अगला सवाल, उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मैंने कोई भी त्रिभुज बनाया, लेट से मैंने कहा ये हमारा ट्राइंगल यानी त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में मैं आपको कुछ डायग्राम ड्रॉ करके दे रहा हूं। जैसे ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये हमने दूसरा एंगल बाइसेक्टर बनाया, और ये हमने तीसरा एंगल बाइसेक्टर बनाया। तो हमने 3 एंगल बाइसेक्टर बना दिए। इसको हम बोलेंगे लेट से ए बी सी। इस साइड को हम बोलेंगे लेट से सी के अपोजिट है सी, बी के अपोजिट है बी, यहाँ ए के अपोजिट है ए, है ना। तो अगर मैं आपसे कभी भी बोलूं ये पॉइंट हमारा इन सेंटर होगा, आई होगा, क्योंकि ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया। नाउ अंडरस्टैंड, जो ए आई का रेशियो, इसको मैं बोलूंगा डी, इसको बोलूंगा ई, इसको बोलूंगा एफ। तो ए आई का रेशियो जो आई डी से होता है ना, ये देखो इस ए से 2 भुजाएं निकली हैं, बी और सी, और सामने है ए, तो ये होता है सी प्लस बी बटा ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बी आई बटा आई ई का रेशियो चाहिए, तो बी से 2 भुजाएं निकली हैं, कौन सी? सी और ए, तो आप कहोगे सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सामने भुजा जो है बी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि सी आई का रेशियो आई एफ से अगर आपको निकालना है, तो सी आई बटा आई एफ की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी बटे सी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर? दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ नहीं करूंगा मैं, वैसे प्रूफ होने को हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा के, बट हमें उस प्रूफ में नहीं जाना है, हमें बस ये रिजल्ट ध्यान होना चाहिए कि भाई कैसे लिखना है। तो बहुत सिंपल है कि भाई ए पॉइंट से अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, या अपोजिट साइड को डी पे जाके मिला है, अगर आई हमारा इन सेंटर है, तो ए आई और आई डी का अनुपात क्या है? पहले हमें ए से निकलने वाली दोनों भुजाएं लेनी है, बी और सी, उसका सम करना है, डिवाइडेड बाई जिस भुजा पे ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, यानी सामने वाली भुजा यानी तीसरी भुजा, तो वैल्यू सी प्लस बी बाई ए के बराबर हो गया।
तो ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, इसी रिजल्ट पे बेस्ड अगला सवाल है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, करें। देखिए आईडी हमारा इन रेडियस है ट्राइंगल एबीसी का, जहां डी एक पॉइंट है हमारा बीसी पर। जब हम आईडी को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये वर्टेक्स ए पर मिलेगा। इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए 5 8 9 है, ए आई और आईडी का रेशियो में बताना है कितना होगा। क्लियर, इंटरेस्टिंग सवाल है और जरा देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखो यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है सवाल में, कि जो भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि आईडी हमारा इन रेडियस है, राइट। और कह रहा है जब आईडी को आप एक्सटेंड करोगे तो वो ए पर मिलेगा। तो एक चीज यहां पर आपको और समझनी है कि बेसिकली यहां पर जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इस भुजा पर परपेंडिकुलर भी होगा, जो लिखा नहीं गया है। क्योंकि आईडी अगर इन रेडियस है तो इन रेडियस क्या होता है, इन सेंटर से भुजा की दूरी होती है, दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो ये अगर इन रेडियस है तो ये पक्का परपेंडिकुलर भी होगा। तो डायग्राम एक्चुअल में ऐसा नहीं है। डायग्राम जो है वो कुछ आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर कुछ और बातें तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएंगी। एंगल बाइसेक्टर अगर यहां परपेंडिकुलर हो गया तो आपको पता है ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, डेटा इनकरेक्ट है, डेटा आपका इनकरेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? बिकॉज लुक, आईडी आपका इन रेडियस नहीं हो सकता है, आईडी इन रेडियस नहीं है। तो सवाल ये गलत है। अब मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज करूंगा, और अगर मैं चेंज करूंगा तो ये सवाल सही हो जाएगा। द सेम डेटा के साथ ये सवाल गलत है, क्योंकि आईडी अगर इन रेडियस होगा तो वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो आपको पता है ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगी। क्योंकि आपसे कह रहा है कि आईडी को हमने एक्सटेंड किया तो ये ए से पास हुई, तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर हुआ तो ये दोनों थीटा और थीटा बराबर हुए, ये दोनों 90 और 90 हुए, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हुए अल्फा और अल्फा, क्योंकि 90 माइनस थीटा बनेगा। तो अल्फा अल्फा बना तो आइसोसेलेस हो गया, और आइसोसेलेस यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है, 5 8 9 का रेशियो आइसोसेलेस सही नहीं है। तो सवाल गलत हो गया। अब इस सवाल को करेक्ट कैसे करेंगे? हम आई को आईडी को इन रेडियस नहीं बोलेंगे, हम यहां पर सिर्फ बोलेंगे कि आई हमारा इन सेंटर है। क्या बोलेंगे? आई हमारा इन सेंटर है। हम बोलेंगे डी हमारा बीसी पे एक पॉइंट है, और जब हम आईडी को एक्सटेंड करेंगे तो वो वर्टेक्स को ए पर मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर कि दिस होल लाइन इज जस्ट एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन। हम आई को इन रेडियस ऐसे नहीं बोलेंगे, आईडी इन रेडियस है, हम बोलेंगे कि ट्राइंगल एबीसी है जिसमें डी एक पॉइंट है बीसी पर, आई उसका इन सेंटर है, और जब हम आईडी को मिला के एक्सटेंड करेंगे तो वो वर्टेक्स को ए से पास होगा, यानी यही एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि ए आई का आईडी से रेशियो क्या होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि जो ए बी है वो 5 है, जो आपका बीसी है वो 8 है, और जो एसी है वो आपका 9 है। तो अगर मैं यहां से ए आई बटे आई डी अब निकालूंगा तो मैं बहुत सिंपली बोलूंगा कि ये बनेगा 9 5 14, इन दोनों का सम 9 5 14 बटे 8। और 14 बटे 8 कितना हो गया? मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 7:4 आपका आंसर क्या? ए, राइट? ए इज द राइट आंसर, 7:4। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को कि 7/4 आपकी वैल्यू हो गई? ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि आप ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है 24, आपको ट्राइंगल का इन रेडियस बताना है। अच्छा, इन रेडियस दिया हुआ है कि वो 2 के बराबर है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, राइट? तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है। मैं उस फॉर्मूले को पहले लिखने जा रहा हूं, ठीक है? लिख दूं कि नहीं लिखूं? कितने लोगों को फॉर्मूला जानना है? जो बिल्कुल इन्हीं के टर्म्स में होता है, क्योंकि अगर आप वो फॉर्मूला जान जाएंगे तो फिर आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। किसी को फॉर्मूला याद है? जस्ट चेकिंग कि ट्राइंगल के एरिया का एक फॉर्मूला होता है जो cot a/2 cot b/2 cot c/2 के टर्म्स में होता है। समथिंग इनटू, देखो ऐसा ही बिल्कुल फॉर्मूला बनता है कि ये एरिया हो गया, ठीक है, जो कि एरिया यहां दिया हुआ है, और यहां कुछ होता है cot a/2 cot b/2
cot c by 2 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होता है। बताओ क्या होता है? लिख देंगे, लेकिन हम तुम्हें परेशान करके लिखेंगे ताकि तुमको याद रहे। दिमाग में जगह बना रहा हूं अभी मैं तुम्हारे, इसीलिए परेशान कर रहा हूं ताकि याद रहे। तुरंत लिख देंगे तो भूल जाओगे तुम। धीरे धीरे करके जगह बना रहे हैं, याद करो कुछ। क्या लिखे मतलब? वो तो 24 को पता है तुमको, क्या लिख दूं? एनीबॉडी जिसको कुछ याद आया? कुछ याद आया तो बताओ। कॉट नहीं, इसके पहले क्या लिखना है? इसके पहले यहां क्या लिखूं? व्हाट शुड आई राइट? इसके पहले जो है कुछ आर के टर्म में एक वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया भी है शायद, राइट? कितने लोग लिखवाया कुछ ऐसा, बट वो फॉर्मूला अलग था, ये एग्जैक्ट नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला नहीं है, एग्जैक्ट ये फॉर्मूला नहीं है। हाँ जी, नहीं याद है किसी को भी? क्वेश्चन मार्क, लास्ट में बताएंगे। नहीं याद है, कोई बात नहीं, भूल जाओ अभी, लास्ट में बताएंगे। जब लास्ट में बताएंगे तुमको जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है? कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि जो गैप मैंने छोड़ दिया है तुम्हारे दिमाग में, तुमको अगले आधे घंटे परेशान करेगा। लेट इट बी लाइक दैट, लेट्स have that tension in your brain so that you remember it forever, ठीक है? The gap will always be there, लास्ट में लिख दूंगा और तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अभी ऐसे ही रहने दो। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और समझना इसको। पढ़े ही नहीं, याद नहीं, याद कैसे आएगा? मैंने आपको बोला ही नहीं, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि शायद उनको याद हो। जिसने कभी पढ़ा ही नहीं उससे थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि याद करो। याद के लिए याद होना चाहिए, सही बात है। सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच में दूरी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ध्यान से, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी का भी एक फॉर्मूला है जो आप सभी को याद रखना है, वो बता दूंगा मैं, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। देखना ध्यान से, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डी, और डी की वैल्यू होती है हमारी आर स्क्वायर माइनस 2RR। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये डी है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, और ये आर स्क्वायर माइनस 2RR के बराबर होगा, जहां आर तुम्हारा क्या है? सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस, और जो स्मॉल आर है वो है इन रेडियस, यानी आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये परिवृत्त की त्रिज्या, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्लियर है? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो गौर से देखिएगा, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आई एम गोइंग टू जस्ट क्रिएट दिस काइंड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में गौर से देखिएगा कि साइड हमें दिया है 5, 12, 13, तो मैंने कहा ये 5, 12, 13 हो गया मेरा। और जो डिस्टेंस हमें निकालनी है सरकम सेंटर इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, साइड हमें दिए हुए हैं, जरा निकालते हैं। तो आप सबसे पहले एक बात बोलिएगा, ये बताइएगा मुझे, यहाँ अगर मैं इन सेंटर यहाँ निकालने जाऊंगा तो क्या इन रेडियस मिलेगा? आप कहोगे इन रेडियस यहाँ होता है p प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये होता है 17 माइनस 13 हुआ 4, 4/2 2 हो गया। अगर मैं सरकम रेडियस की बात करूं तो वो हाइपोटेनस का आधा यानी 13/2 हो जाता है, यही होता है। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच में, तो मैं कहूंगा ये होगा आर स्क्वायर, या आप आर कॉमन ले लो। तो अगर मैं एक आर कॉमन ले लूं तो यहाँ बचता है आर माइनस 2R, यहाँ आपको याद है आर माइनस 2R बच जाएगा अगर आप एक आर कॉमन ले लो तो मैं यहाँ पर आर की जगह लिखने जा रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला अगर आप आर कॉमन लेके लिखोगे तो आर माइनस 2R बनेगा ऐसा। तो आर की वैल्यू 13/2 हो गई, इस आर की वैल्यू भी 13/2 हो गई, माइनस 2R आपका 4 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 13/2 इंटू 4 दूनी 8 बचेगा, ये बनेगा 5/2, बाहर आएगा √65/2। तो ये आंसर है आपका डी, √65/2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। ध्यान रहेगा कि भूल जाओगे? हाँ जी, ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 97, सरकम रेडियस और इन रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल का 21 और 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है सेमी पेरीमीटर इस ट्राइंगल का क्या होगा। तो सरकम रेडियस की वैल्यू हमारी 21 सेंटीमीटर है और जो इन रेडियस है हमारा वो 20 सेंटीमीटर है। आपको ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर निकाल देना है।
राइट एंगल ट्राइंगल का मामला है, राइट एंगल के कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, किसी को याद है? राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ये वैल्यू होती है p प्लस बी माइनस h/2, ये तो सभी को पता होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में इसकी जो वैल्यू होती है ये h/2 के बराबर होती है, आपको शायद याद हो, ये वैल्यू h/2 होती है। अगर आप यहां बहुत ध्यान से देखो कि मैं r में अगर 2r जोड़ दूं तो ये वैल्यू s के बराबर हो जाती है, सेमी पेरीमीटर के बराबर हो जाती है r में 2r जोड़ने से बस, राइट। तो हम क्या करेंगे, s की वैल्यू r यानी 20 हो गया, और अगर मैं 2r लिखूं तो 2 इंटू 21 के बराबर हो गया, 42 और 20 62 हो गया। आपकी वैल्यू क्या है? सी। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, मैंने फिर से रिवाइज करा दिया एक तरह से, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं एक बार, बट यू नीड टू रिमेंबर इट कि भाई सेमी पेरीमीटर एस r प्लस 2r के बराबर होता है, सो दैट आप हमेशा इसको आसानी से लगा पाए बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 98 क्वेश्चन क्या है, सरकम रेडियस और इन रेडियस एक राइट एंगल ट्राइंगल का 11 और 5 सेंटीमीटर है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सरकम रेडियस और इन रेडियस मुझे दिया हुआ है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि s की वैल्यू क्या होती है, r प्लस 2r होती है, पढ़ाया? यस। मुझे सरकम रेडियस और इन रेडियस दिया हुआ है, तो बताओ एरिया क्या होगा? एरिया r इंटू एस होता है, तो ये वैल्यू r इंटू r प्लस 2r बनेगी या नहीं बनेगी? यस। तो ये मेरे एरिया का फॉर्मूला हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर r की वैल्यू लिखेंगे 5, और यहां पर लिखेंगे 5 प्लस 11 दूना 22, 27 पंचे कितना होता है? 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया मेरा डी, तो डी मेरा आंसर हो गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं है तो कहो कि बिल्कुल क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी 98, डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो ये फॉर्मूले हैं जो अगर ध्यान होंगे, मैं निकालने का तरीका भी बता रहा हूं अभी, कि अगर किसी फॉर्मूले के पीछे के एक दो स्टेप पता हो तो आसान होता है। ठीक है, कि अगर भूल भी गए तो लिख पाएंगे, r इंटू एस होता है, एस की वैल्यू r प्लस 2r होती है, तो डेल्टा इज इक्वल टू r इंटू r प्लस 2r। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस। 99 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल जिनके साइड्स हैं 26, 28 और 30। अच्छा, 26, 28, 30 जो ट्राइंगल है क्या राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं है, क्योंकि 13, 14, 15 से बना हुआ है, 26, 28 और 30। तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि दो बाहर निकाल लेते हैं, 13, 14, 15 से डील करते हैं। यहां मुझे करना क्या है कि मुझे इन रेडियस और सर्कम रेडियस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस का फॉर्मूला तो देखो वहां यहां पर वही लगेगा, r स्क्वायर माइनस 2rr एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ इट, यही हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला देगा। तो मैं r और r यहां कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने में चैलेंज है यहां पर, और वो चैलेंज है कि ये कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है, और अगर ये कोई स्पेशल ट्राइंगल नहीं है देन इन सेंटर और सर्कम सेंटर निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इन रेडियस निकालने के लिए, सर्कम रेडियस निकालने के लिए हमें डेल्टा यानी एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही ट्राइंगल पकड़ते हैं, इसके लिए सॉल्व करेंगे, 2 गुना कर देंगे डिस्टेंस, तो आंसर आ जाएगा मेरा। भाई डिस्टेंस क्या है, अगर मैं एक 13, 14, 15 का ट्राइंगल लूं और इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी जो भी आएगी निकालू, मान लिया एक्स आई, तो अगर मैं हर साइड को 2 गुना कर दूंगा तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, एक्स के बजाय 2x हो जाएगी। तो मैं 13, 14, 15 सॉल्व करूंगा, 2 गुना करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, जो कि 14 3 42 बटे 2 21 बनेगा। फिर मैं इसका एरिया निकालूंगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, एस इंटू एस माइनस ए, 21 में 15 घटा लो, 21 में 13 घटा लो, एक ही बात है, 8 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसका एरिया कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर एक चीज साफ साफ दिख रही है कि यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 एक बाहर आ गया, लो बाहर लिया 7, और क्या बाहर आया, और भी कुछ बाहर आया, 7 बाहर निकाला, 3 बचा, तो 8 तिरिक 24, 24 छक्का 144, तो 12 भी बाहर आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 84। तो एरिया मेरा 84 आ गया। एरिया अगर 84 आया तो मैं इन रेडियस निकालूंगा, तो वो आएगा डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा है 84, और जो सेमी पेरीमीटर है मेरा अर्ध परिमाप वो 21 है, 21 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो आर की वैल्यू 4 आ गई। अगर मुझे ये निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। कैसे निकालोगे, बिल्कुल भी नहीं, यहां पर जो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि r प्लस 2r की वैल्यू s के बराबर होती है, पढ़ा था अभी, लेकिन वो यहां लगा नहीं सकते, ऐसे निकालते अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो, है नहीं यार। ठीक है, काश ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तो क्या पूछना था। और वैसे राइट एंगल ट्राइंगल होता तो सर्कम रेडियस को हम सीधे हाइपोटेनस बटा 2 कर देते। तो ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला राइट एंगल वाला है, ऐसा नहीं कहीं भी लगा दो। तो यहां हमें करना वही पड़ेगा कि r की वैल्यू होगी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी 13, 14, 15,
बटे 4 इंटू डेल्टा इज 84। एरिया 14 छंग 84 बनेगा, 2 तिहाई 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 13 पचे 65 बटे 8, जो कि लगभग 8 के बराबर है, बट नॉट एग्जैक्टली 8, लगभग 8 है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो मैं रूट में जाऊंगा, ये 65 बटे 8 कॉमन ले लेते हैं, एक वैल्यू बचेगी 65 बटे 8 माइनस 8, तो ये वैल्यू हो गई आपकी रूट 65 बटे 8 इंटू 8 अठाई 64 बना, तो ये 1 बटा 8 बन गया। ये वैल्यू एक तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो 1 आ रही है लगभग, नॉट एग्जैक्टली 1 बट अप्रॉक्सीमेटली 1, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल पे 1 आया, भाई 65 8 अठाई 64 लगभग 1 है, 1 के बराबर वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ से नीचे चाहो तो 8 बाहर निकाल लो, 65 का स्क्वायर रूट लगभग 8 ही होगा, तो आंसर 1 हो गया। 13 14 15 में अगर 1 आ गया तो जो हमारा ट्राइंगल है वो तो 26 28 30 है, नहीं हर भुजा 2 गुना है, और हर भुजा अगर 2 गुना है तो दुगुना आंसर होगा मेरा, 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ कई फॉर्मूले यूज हुए हैं, एक तो हेराउंस फॉर्मूला यूज हुआ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, दूसरा हमारा डेल्टा अपॉन एस का फॉर्मूला यूज हुआ, दूसरा हमारा एबीसी अपॉन 4 डेल्टा का फॉर्मूला यूज हुआ, एक फॉर्मूला मेरा यूज हुआ कि डिस्टेंस क्या है इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की, डी बराबर आर स्क्वायर माइनस 2r, ये फॉर्मूला भी यूज हुआ। तो बहुत सारे फॉर्मूले यूज हुए सवाल, ठीक है कि नहीं? यस बोलिए हाँ। ओके, सर एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या, मैं इसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि दिस विल बी वन ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ 30, right? One of the question out of 30. When you look at any question which is lengthier, then you think all 30 questions are like this. Okay, that's wrong assumption. So you believe that all questions will be like this. There will be some questions which will be 30-second questions. So what is important is that if one of the question out of 30 is like this, it's doable. But if all the question are like this, then it's a different story. ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? तो when you generalize, don't generalize कि एक सवाल लंबा है तो मतलब सारे सवाल लंबे इसलिए बहुत लंबा है। We always think like that. हमें देखना कि बहुत सारे सवाल होंगे, छोटे छोटे होंगे, एक सवाल अगर इतना बड़ा भी है तो इतना बड़ा भी नहीं है इतना कह रहे हैं हम, ठीक है, मे बी इट इज ए 2 मिनट क्वेश्चन, ठीक है, बट बहुत सारे सवाल 30 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इट्स बैलेंस्ड, वहां पर ही बैलेंस हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100, फाइंड द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, अगर रेशियो हमें 3 5 6 दिया है तो, ठीक है, सर्कम रेडियस का इन रेडियस से रेशियो ट्राइंगल एबीसी का, अगर रेशियो साइड्स का 3 5 6 है, ठीक है, कैसे करोगे इस सवाल को? यहां भी देखो करना वही है, बट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एग्जाम में इतना लंबा बनाने में बहुत टाइम जाएगा। आरू यार यही तो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यू वांट एवरी क्वेश्चन टू बी वन लाइनर, इट कैन नॉट बी ना। एग्जाम में इतना स्कोप हो सकता है कि एक सवाल लंबा हो, 29 सवाल छोटे छोटे हो, तो डू नॉट क्रिमिनलाइज द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज नो प्रॉब्लम, और ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, कंसिडरिंग आउट ऑफ 30 क्वेश्चन वन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, 30 में से एक सवाल ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझे कि नहीं? घर में 30 दिन आपकी पसंद का खाना नहीं बनता होगा, किसी दिन ऐसा खाना बनता होगा जो आपको पसंद ना हो, लेकिन पापा को पसंद हो, खाना पड़ता होगा उस दिन बैठ के, क्योंकि तुम अभी ज्यादा बोल नहीं सकते हो ना कि हाँ मेरे पसंद का खाना क्यों नहीं बनाया, बेरोजगार कहीं के, बैठ के इधर रोटी मिल रही खा ले, मुंह खोल रहा है कि हमको हमारी पसंद का खाना चाहिए। ठीक है, होगा, नौकरी लग जाएगी तो ऐसा होगा कि तुम जाओगे तो तुम्हारी पसंद पूछी जाएगी, तुम्हारी पसंद का खाना बनेगा, पापा को ओवरराइड कर दिया जाएगा उससे, ऐसा होगा। लेकिन जब तक नौकरी नहीं है ना, तब तक सोच भी नहीं सकते हो ये चीज। हाँ जी, नौकरी लगने के बाद चीजें बहुत बदल जाती हैं, आपको बता रहा हूँ, इतना कुछ चेंज हो जाएगा जीवन में कि आप तब देखोगे।
आप लगा मेरे माँ बाप मुझे इतना प्यार करते थे, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ जी, चलिए आते हैं। ये ट्रायंगल वाली बात तो जनरल है, 3 5 6, इट्स लाइक ए जनरल ट्रायंगल, है ना? तो कोई स्पेशल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि आर का आर से अगर ये निकालना है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा है, ये जो आर है ये डेल्टा अपॉन एस है, ठीक है? सो ये एबीसी अपॉन, एक तरह से ये एस ऊपर चला जाएगा और ये 4 डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये एबीसी हो गया इंटू एस, और ये 4 हो गया, और यहां पर आपका हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां एस से एस कट जाएगा, तो फाइनल एक फॉर्मूला आप कह सकते हो कि भाई सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो है वो है भुजाओं का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 4 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये इसलिए मैंने लिखवाया है क्योंकि एग्जाम में क्या पता कभी फॉर्मूला ही पूछ बैठे, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब यार रख दो जो कुछ कह रहा है, इसको आप 3 इंटू 5 इंटू 6 कर दो। नीचे जो वैल्यू है आपकी 4 इंटू एस की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 8 से 14, 7 आ जाएगी। 7 माइनस 3 4 हो गया, 7 माइनस 5 2, 7 में से 6 गया 1। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 2 3 6, 3 3 का 9 बचे 45 बटे 16, सी आंसर, ठीक है? हाँ जी, 45 रेशियो 16 आपकी वैल्यू हो गई, जो कि आंसर है सी। सभी लोग हाँ बोलिए अगर ये क्लियर है तो, ना बोलिए अगर क्लियर नहीं है तो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 101। एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें जो एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल बी का और एंगल सी का, वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, और बीओसी एंगल 30 डिग्री है, हमें बीएसी एंगल बताना है कितना होगा। ड्रॉ करते हैं। एक मिनट, ए बी सी, ये हो गया आपका। सो जो एक्सटीरियर एंगल बी है और जो एंगल सी है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंड सी, और बीओसी हमारा 30 डिग्री है, तो हमें बी ए सी बताना है कितना होगा। 90 माइनस a/2 वाला केस होता है यहाँ पर, तो ये तो 120 डिग्री बन जाएगा। इसमें दिमाग क्या ही लगाना है। अगर आप इसको ऐसे चलाओगे, बेसिकली 120 बन जाएगा, क्योंकि ये 30 आएगा, ये एंगल 90 माइनस a/2 होता है, आपको याद होगा। और 90 माइनस a/2 अगर मुझे 30 दिया हुआ है, a/2 120 बनेगा ना, a मतलब 60 बन जाएगा, a/2 a हो गया 120। a अगर 120 हो गया तो हमें BAC निकालना है, यही निकालना है, तो ये 120 हो गया। आसान सवाल है, मतलब कुछ है नहीं, भाषा को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पर एक एक्सटीरियर शब्द और ऐड कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर ऑफ तो चलो ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल सी लिखना चाहिए अलग से, सो दैट कंफ्यूजन ना हो कि कहीं सी का बाइसेक्टर तो नहीं है। बिकॉज आई थॉट दैट, मैंने उसके बारे में सोचा, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने वही सोचा कि अगर एंगल सी का बाइसेक्टर हम लेंगे, उधर बी का बाइसेक्टर हमने लिया, तो वो जो फॉर्मूला नहीं होता है कि अगर ये 30 आए तो 60 होगा, बट 60 कहीं ऑप्शन में ही नहीं था। एंड देयरफॉर दैट केस आई रिजेक्टेड कि भाई ठीक है दोनों का एक्सटीरियर है, तो आंसर 120 है। लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल सी के आगे भी एक्सटीरियर लिखा होना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में दो संभावनाएं बन जाती हैं। वो जो a/2 वाला फॉर्मूला नहीं होता है, वो भी हो सकता है कि सी का बाइसेक्टर हो और बी का एक्सटीरियर हो। बी के आगे एक्सटीरियर लिखा तुमने, सी के आगे तो नहीं लिखा ना। एंड क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस एवर, राइट? क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस, क्वेश्चन शुड बी वेरी क्लियर, एंड देयरफॉर आइडियली सवाल में सी के आगे एक्सटीरियर लिखा होना चाहिए था, ठीक है?
हाँ, सी का इंटीरियर मिलाया आपने, बिल्कुल नेचुरली, मैंने भी वही सोचा एक्चुअली, बट वो ऑप्शन नहीं था तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली वो केस नहीं है, बट दैट शुड बी रिटन, दैट शुड बी रिटन, एक्सटीरियर शब्द लिखना चाहिए था। 102वां सवाल देखते हैं। एबीसी हमारा बी पर राइट एंगल है और आपको भुजाएं दी हुई हैं 12, 35, 37, ठीक है। अगर नहीं होता तब आंसर उसका 60 डिग्री होता, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसका आंसर 60 होगा, क्योंकि सी का बाइसेक्टर लोगे ना इंटीरियर, कुछ नहीं लिखा है तो वो इंटीरियर बाइसेक्टर हुआ फिर, राइट। सो एबीसी राइट एंगल हो गया और यहां पर ये 90 डिग्री हो गया और ये 12 हो गया, ये हमारा 35 हो गया और ये हमारा 37 हो गया। 12, 35 और 37। हमें एक्स रेडियस निकालना है ट्राइंगल एबीसी मेड बाय बाइसेक्टर ऑफ ए एंड सी। तो ये एबीसी हो गया, एबीसी। तो एक्स रेडियस कौन सा वाला कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ए एंड सी। अब ए और सी के बाइसेक्टर से जो एक्स रेडियस बनेगा वो आपको पता है इसको टच करेगा, इसके अपोजिट है, इसको टच करेगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस 37। जिस भुजा को वो टच करता हुआ जाता है बाहर, उसका नीचे आ जाता है ये एस माइनस 37 हो जाएगा। तो डेल्टा जो बनेगा, जो एक्स रेडियस आप खोज रहे हो 37 वाला, तो वो बनेगा डेल्टा एरिया, एरिया हो गया आपका हाफ इंटू 12 इंटू 35 डिवाइडेड बाई एस माइनस 37। अगर मैं एस माइनस 37 करूंगा तो 35 और 12 कितना हुआ, 47, 47 और 37, 47 और 37 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया आपका 84 यानी 84। तो 84/2 यानी हो गया 42, ये हो गया 42 माइनस 37 यानी 5। तो हाफ इंटू 12 इंटू 35 और ये हो गया आपका 5, 5 से काटा 5 7 35, 2 से काटा 2 छक्के 12, 7 छंग 42, आपका आंसर आ गया 42। अच्छा सवाल है। फॉर्मूला आपको याद होगा ना, एक्स रेडियस का मैंने बताया था, जिस भुजा को टच करता हुआ जाता है वो डेल्टा अपॉन एस माइनस वो भुजा हो जाती है। तो यहाँ डेल्टा अपॉन एस माइनस 37 आएगा। एस सेमी पेरीमीटर वो सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर ऐसे सॉल्व होकर निकल जाएगा। आई होप सब कुछ क्लियर होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, आगे बढ़ू, अगला सवाल करें। 103वां सवाल देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी है, बीई और सीएफ हमारे अल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के, मीटिंग एसी एंड एबी एट ई एंड एफ इंटरसेक्ट ईच अदर ओ। एफ ओ ई एंगल आपको निकालना है अगर एंगल ए मुझे 65 डिग्री दिया हो तो। देखिए ये हो गया मेरा ट्राइंगल ए बी सी। बीई और सी एफ अल्टीट्यूड्स हैं, मैंने कहा ये बीई है और सी एफ हमारा अल्टीट्यूड हो गया। मीटिंग ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ, और ये इंटरसेक्शन आपका ओ पॉइंट पर होता है। आपको एफ ओ ई एंगल निकालना है, एफ ओ ई एंगल निकालना है। एंगल ए, ये वाला एंगल मुझे दिया है 65 डिग्री के बराबर, 65 डिग्री, और ये एंगल मुझे चाहिए, और ये दोनों अल्टीट्यूड है। कितना होगा, तो बहुत ही आसान सवाल है, जितना भयानक पढ़ने में लग रहा है उतना ही आसान है। बिकॉज देखो होगा क्या कि ए एफ ओ ई एक क्वाड्री, ऑल्दो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल में ये जानना कि चारों भुजाओं का, चारों कोणों का सम 360 होता है, सबको पता होगा यार, अभी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है ए एफ ओ ई, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा, इसमें 360 हो जाता है, चार भुजाएं होती हैं 360 होता है। इसमें आमने सामने 90 90 है, तो 180 तो निकल गया, इन दोनों का सम भी 180 बचेगा, इन दोनों का सम 180 बचेगा, तो ये 180 माइनस 65 होगा, विच इज 115 डिग्री। आंसर हो गया हमारा ए, 115 डिग्री, जो कि ए ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सही है, अगर क्लियर है तो, अगर ये क्लियर है तो यस बोलिए। दो कोण 90 90 हो गए, 180, 180 बचा, उसमें एक अगर 65 है तो एक 115 होगा। एक कोई गिवन ट्राइंगल है, उसमें H1 H2 H3 का रेशियो पूछ रहा है, जो कि ट्राइंगल कहीं दिया नहीं हुआ है। तो ट्राइंगल कल खोज के लाऊंगा, ठीक है।
ट्रायंगल दिया नहीं है तो निकाल नहीं पाएंगे, दिया होता तो निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका अभी छोड़ देते हैं। एक बार रुकिए, मेरे पास शीट पड़ी है, शायद आप लोगों की शीट में होगा डायग्राम। एक मिनट होना चाहिए शीट में, आई थिंक ये पीपीटी में मिस हुआ है, बट शीट में शायद हो। आप लोग जरा शीट देखिए, आपकी शीट में डायग्राम है क्या, है ना? हाँ तो रुकिए, देख के बना दूंगा। सवाल नंबर 104 इसमें होगा। मिल गया डायग्राम बना देते हैं, छोड़ेंगे तो फिर क्या पता छूट ही जाए। लेट मी मेक द डायग्राम। तो डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ऐसा दिया हुआ। ये 14 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, और ये 16 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका अल्टीट्यूड जो है ऐसे ये है, एक अल्टीट्यूड आपका ये है और एक अल्टीट्यूड ये है। ये जो अल्टीट्यूड है इसको बोला गया H1 सॉरी, ये जो अल्टीट्यूड है इसको बोला गया H2, और ये अल्टीट्यूड जो है ये वाला इसको बोला गया H3, और तीनों अल्टीट्यूड से तो 90 डिग्री को घूमा। अब देखिए बहुत सिंपल सवाल है, और सिंपल सवाल ऐसे है कि अगर मैं आपको एक त्रिभुज बना दूं और ये आपका अल्टीट्यूड बना दिया मैंने, त्रिभुज का एरिया आप कैसे लिखोगे? अगर ये भुजा मैंने कहा लेट से ए है और अपोजिट में ए है, और ये मैंने कहा H1 है, तो आप कहोगे हाफ इंटू ए इंटू H1 बनेगा, ये सर बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बी इंटू H2, ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू बी इंटू H3 इंटू H3, तीनों एरिया ही होंगे ना, हाफ हाफ सबका कट जाएगा, ए इंटू H1 बी इंटू H2 सी इंटू H3 के बराबर है। तो H1 H2 H3 का रेशियो क्या बनेगा? H1 H2 H3 का रेशियो होगा जिस भुजा पर वो परपेंडिकुलर है, जैसे H1 A पर परपेंडिकुलर है तो 1/a, भाई इसको आप K के बराबर मान लो, K/A H1 हो गया, K/B H2 हो गया, K कट जाएगा सबका। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि H1 H2 H3 का जो रेशियो है वो जिन जिन भुजाओं पर ये अल्टीट्यूड हैं उन्हीं के रेसिप्रोकल रेशियो के बराबर होगा। तो H1 H2 H3 विल बी 1/A 1/B 1/C का रेशियो। तो यहां पर अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/A H1 16 वाले पे परपेंडिकुलर है तो 1/16 लिखिए, H2 हमारा 8 वाले पे परपेंडिकुलर है तो 8 लिखिए, H3 हमारा 14 वाले पे परपेंडिकुलर है, यहाँ 14 लिखिए। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा आप मुझे बता सकते हो? 16 8 14 का एलसीएम कितना होगा? 16 7 112, तो 112 एलसीएम है, 112 से गुणा कर दो। तो अगर मैं इसको 112 से गुणा कर दूं तो 16 7 112 होगा, 8 8 किससे जाएगा, 14 8 112, 14 किससे जाएगा, 14 8 112, 7 रेशियो 14 रेशियो 8। एक मिनट, H1 16 वाले पे था ना, H1 16 मैच नहीं कर रहा है, मैंने गलत भुजाएं लिखी हैं। एक मिनट, डायग्राम में भुजा गलत दी हुई है मेरे में, 16 12 8, ये 12 है 14 नहीं है, ठीक है, बट डायग्राम में 14 लिखा हुआ था, बट ये 12 होना चाहिए, 12 होगा तब आएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम सही कर लो, 12 कर लो इसको। तो 16 12 8, 12 किसको बोला गया, H2 वाले को, ये 12 है सॉरी, ये 12 है और ये 8 है, ऐसा है डायग्राम में वैल्यू होना चाहिए जो। तो मैं इसको लिखूंगा 16 12 8। अब करो तो एलसीएम कितना बनेगा आपका, 48। तो जब 48 आप एलसीएम लोगे तो 16 3 48, 12 चौके 48, 8 6 48, 3 4 6 बन जाएगा, सी आंसर। तो आपके डायग्राम में क्या डेटा दिया हुआ है मुझे नहीं पता, बट ये करेक्ट डेटा है 16 8 12, जिसके हिसाब से ये उत्तर आपका सी आएगा। ठीक है, नहीं 14 है वो गलत दिया हुआ है बॉस साहब, उससे आपको उत्तर मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा कुछ। तो ये करेक्ट वैल्यूज आप लिख लो, पीडीएफ में गलत दिया हुआ है, सही कर लो उसको, 16 12 8 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो 104 में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, मैं लिख लेता हूँ, आपको शीट में करेक्ट करवा दूंगा। साइड्स
शुड बी 16 8 और सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 105वां सवाल देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग केस है और कैसे होगा। तो यहाँ पर अल्टीट्यूड्स की बात हो रही है। अल्टीट्यूड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसको समझ लीजिए। अल्टीट्यूड की एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको यहाँ बना रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है। तीनों 90 डिग्री हो गया, राइट। अगर मैं इसको ए बोलूंगा, इसको मैं एच बोलूंगा क्योंकि आर्थो सेंटर है, ये बी बोलूंगा, सी बोलूंगा, ए डी बी ई, ए डी है यहाँ, बी ई है यहाँ, सी एफ है। एच आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। एक प्रूफ नहीं लिख रहा हूं मैं, वो प्रूफ एक्चुअली होता कैसे है, वो होता है आपका सिमिलैरिटीज से प्रूफ हो जाता है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन। जैसे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, क्यों? बहुत सिंपल है, देखना। एक एंगल 90 डिग्री है, एक शीर्षाभिमुख कोण है, सो देयर सिमिलर, सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा लो। हाइपोटेनस हाइपोटेनस के सिमिलर होगा, ये इसके सिमिलर होगा, तो वही लगाओगे तो एक रिलेशन बनता है, वो मैं लिख देता हूँ कि ए एच का प्रोडक्ट एच डी से बराबर होता है आपका सी एच का प्रोडक्ट एच सी से, बराबर होता है ये प्रोडक्ट बी एच का एच ई से। तो ये उसी सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी लगा के ये प्रूव कर सकते हो आप। दिस कैन बी प्रूव। ए एच एच डी, सी एच एच सी, बी एच एच ई। हाँ जी, क्लियर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये प्रूफ कैसे होना मैंने बोल के बता दिया, अगर आप एक लाइन लिखोगे तो प्रूफ हो जाएगा। सी एच एच ई, बी एच एच ई होगा, बी एच एच ई होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, तो ठीक है, लिखा है बी एच एच ई लिखा है, सी एच का एच एफ होगा, बी एच एफ होगा, ठीक है। दिस इज द होल प्रॉपर्टी। यहाँ सवाल आइए देखते हैं क्या है। ट्राइंगल एबीसी है, AD is altitude, BE is also altitude, ठीक। H, ये पॉइंट हमारा H है। AH की वैल्यू 12 है तो यहाँ 12 लिखिए, HD की वैल्यू 9 है तो यहाँ 9 लिखिए, HE की वैल्यू मुझे 4 दी है, यहाँ 4 लिखिए। BH की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि BH इंटू HE जो होगा वो AH इंटू HD के बराबर है। BH मान लिया मुझे निकालना है, तो BH है इंटू 4 बराबर AH की वैल्यू 12 हो गई और HD की वैल्यू 9 हो गई। तो अगर मैं BH की वैल्यू निकालूंगा तो 4 3 12 बनेगा, 3 9 27, BH की वैल्यू 27 आएगी, ये ऑप्शन। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑलराइट, ये एक फॉर्मूला छोड़ा था मैंने ये। तो यहां पर बेटा आर स्क्वायर लिख लो, जो गैप था वो आर स्क्वायर होगा, सो दैट अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए और आप ये सवाल लगाएं। लगाइए जरा सवाल। दिस इज आर स्क्वायर इंटू कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू डेल्टा। तो यहां डेल्टा की वैल्यू, एरिया की वैल्यू 24 दी है, आर स्क्वायर आपका बनेगा 2 दूनी 4 और ये वैल्यू हो गई आपकी कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। इसकी वैल्यू कितनी हो गई अब? 6 के बराबर हो गई, 4 छक्के 24 बनेगा, 6 हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है 3/4 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका? 4 जोड़े 6 यानी 4.5, 4 इंटू 1.5 6 होता है, 1.5 इंटू 3 4.5 होता है। आपका आंसर हो गया बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? मेक सेंस? ठीक है, तो सवाल इतने ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। अच्छा, कल एक अपडेट है छोटा सा, राइट? करोगे अगला सवाल? चलो अगला सवाल कर लेते हैं। एच हमारा ऑर्थो सेंटर है, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, बताओ कितनी होगी?
तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, x प्लस 15 प्लस 37 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, x की वैल्यू 90 माइनस 52 आ जाएगी, जो कि 38 डिग्री होता है। आंसर आया बी। अब सवाल उठता है कि ऐसा कैसे लिखा मैंने। पैटर्न क्या है देखो, जो ऑर्थो सेंटर है उसको मैंने तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन किया। पैटर्न देखना, मैं कह रहा हूं मैं एक एंगल x पकड़ रहा हूं, फिर ये जो अगला एंगल है उसको ड्रॉप किया, उसका अगला एंगल पकड़ा, फिर इसका अगला एंगल ड्रॉप किया, उसका अगला एंगल पकड़ा, और इन तीनों का सम 90 है। और अगर ये तीनों का सम 90 है तो x की वैल्यू 38 डिग्री होगा। सवाल है क्यों? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो उस क्यों में अगर आपको घुसना है तो भैया इस लाइन को जरा एक्सटेंड कर लो। अगर एक्सटेंड करोगे तो 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अगर ये 90 बनेगा और ये 37 है तो ये पूरा एंगल लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये पूरा एंगल हो गया 90 माइनस 37। ऐसा नो, क्योंकि ये तो 90 हो गया, तो 90 माइनस 37 हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं ऐसे, तो मैं इस एंगल को क्या लिखूंगा? कैन यू टेल मी? आप कहोगे ये 90 बना, ये x है, ये 90 है, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस x बनेगा। यस। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं तो व्हाट विल हैपन टू दिस होल एंगल? दिस होल एंगल विल बी 90 माइनस 15। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस 37 प्लस 90 माइनस x प्लस 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, दो 90 इस 180 को काट देंगे, और देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, x उधर जाएगा, ये हो रहा है 90 माइनस 15 माइनस 37, या x प्लस 15 प्लस 37 बराबर 90 डिग्री। मैंने यही उठा के लिख दिया था सीधा। तो इधर यू नो द पैटर्न कि अगर मैं ऑर्थो सेंटर से ज्वाइन करूंगा और मैं तीन अल्टरनेट एंगल्स लिखूं, पहले मैं x लिखूं, फिर अगला छोड़ के ये 15 लिखूं, फिर अगला छोड़ के 37 लिखूं, तो इन तीनों का सम 90 बनेगा। तो आप सीधा याद रखो ऐसे, एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ राइटिंग इट, कि ये कैसे आया। ठीक है, तो ये सॉल्व भी किया जा सकता है इस तरीके से, बट आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं यहाँ पर बना के अलग से डायग्राम, ताकि आप इसको अच्छे से इसको ध्यान रख पाएं इस केस को। तो हम ऐसे जाएंगे कि भाई H हमारा ऑर्थो सेंटर है मान लिया, और H अगर हमारा ऑर्थो सेंटर है और हमने ऐसा कुछ किया, हमने कहा H हमारा ऑर्थो सेंटर है, यहाँ लिख लो H हमारा ऑर्थो सेंटर है, और हमने कहा ये अल्फा है एंगल, या ऐसे कर लो ये थीटा है, ये अल्फा नहीं, ये अल्फा है, और ये एंगल छोड़ के इसको बीटा बोल दो आप। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इन तीनों का सम कितना बनेगा? ये रिजल्ट हो गया। मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको पीछे के केस में, आई हैव गिवन यू द प्रूफ आल्सो। तो अब उसका प्रूफ भी पता चल गया आपको, ये रिजल्ट भी पता लग गया, तो आप ये रिजल्ट का इस्तेमाल करें और आसानी से अपना उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, जून साहब कह रहे हैं प्लीज अपलोड ज्योमेट्री क्लास शीट इन अपडेट सेक्शन। बेटा अपडेट सेक्शन का एक्सेस अभी मुझे नहीं है, ठीक है, आई थिंक वो फीचर या तो हटाया जा रहा होगा, इसलिए अपडेट सेक्शन का एक्सेस नहीं, आई कैन नॉट अपलोड देयर, बट मैं आपको एक ड्राइव लिंक दे दूंगा मोस्ट लाइकली टुमारो। उस ड्राइव लिंक में आप यहीं दे दूंगा लिंक, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। ठीक है, कल कर दूंगा, ये ड्राइव लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो पीपीटी के साथ हमने अटैच किया था उसमें आपने कहा रेजोल्यूशन कम आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं ड्राइव लिंक दूंगा, ड्राइव से डाउनलोड करो। हाँ ठीक है, कल 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 ठीक है। देखिए साहब, हाइट एंड डिस्टेंस एंड ज्योमेट्री का क्लास शीट पीडीएफ में प्रोवाइड कर दीजिए, प्रिंट करना पड़ेगा, कर देंगे। ठीक है, कल मैंने बताया ना, कल करवा दूंगा। अच्छा, कल एक चीज यार, सॉरी मैं बताना भूल गया, कल की क्लास में 3 बजे ले रहा हूँ, तो शाम को एक्चुअली 6 बजे मेरे को कुछ काम है, तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो 3 बजे जो है आपकी क्लास होगी कल, 3 से 4:30 होगी, तो कल प्लीज आ जाना 3 से 4:30 के शेड्यूल में। क्लास शेड्यूल हो चुकी है 3 से 4:30 वाली, बट आपके प्लानर में शायद 6 PM वाली क्लास भी दिखाए, तो उसको ध्यान मत देना, तुम 3 बजे वाली लिंक पे क्लिक करके आ जाना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बाकी जो पीडीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि वो मैं एक लिंक दे दूंगा, और उस लिंक के थ्रू आपको ड्राइव मिल जाएगी, ड्राइव के थ्रू आप डाउनलोड कर लो। सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस शीट चाहिए आपको, ठीक है, इसके बारे में मैं टीम से पूछ लूंगा, और ये भी अपडेट करवा देंगे अगर नहीं हुआ तो। हाँ जी, ज्योमेट्री की क्लास एक्सरसाइज पीडीएफ, हाँ ठीक है, मैंने बोला ना कल टुमारो, कल आपको एक ड्राइव लिंक मिल जाएगी, उसमें सब कुछ होगा। ठीक है,
मेरे सब सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट मैथ्स जब क्लास करते हैं उस समय तो समझ में आता है, जब खुद से बनाने बैठते हैं तो नहीं बन पाता है, प्रॉब्लम होता है। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ऐसे नहीं होता है, क्लास देखने से सिर्फ बातें बनती नहीं है एक्चुअली, यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो जो क्लास में आप सीखते हो उस चीज को फिर रिवाइज करना, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करना, शुरू में दिक्कत आएगी, देन ये प्रोसेस जब आप रिपीट करते रहते हो, सवालों को बार बार लगाते रहते हो, तब जाके वो चीज बिल्कुल फ्लुएंट हो जाती है और आप आसानी से कर पाते हो। ठीक है, तो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस का हिस्सा है, बस लगे रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक, शुड आई जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम सीजीएल सेक्शन और फ्रॉम अदर सेक्शन? बुक को पूरा प्रैक्टिस करो, कंप्लीट, सेक्शन मत देखो, सीजीएल सीपीओ वट, आपको बुक को कंप्लीट प्रैक्टिस करना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाँ जी। ट्रिगो के प्रैक्टिस शीट एंड रूल्स रिलेटेड शीट प्रोवाइड कर दीजिए। आपको मैंने अटैच करके दिया था पीपीटी में, बट शायद वो क्लियर नहीं है, तो मैंने बोला कल ड्राइव लिंक मिल जाएगी, ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिन लोगों के भी क्वेश्चन क्लास पीडीएफ से हैं, एक्सरसाइज से, वो कल मैं आपको एक ड्राइव लिंक दूंगा, ड्राइव लिंक पे क्लिक करके जाना, ड्राइव से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल 3 बजे आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, 3 बजे आना। और सिमरदीप जी करवा देंगे बेटा किसी दिन, मैंने नोट भी किया था कहीं, किसी दिन करवा दूंगा क्लास में। ठीक है, और कल 3 बजे प्लीज आ जाना। परसों टाइम से क्लास होगी, 6 बजे ही होगी, कल बस 3 बजे क्लास है, तो कल 3 बजे आना। हाँ जी, कल 3 बजे आना, बाकी परसों आपको उसी टाइम पे आना है। बाकी अभ्यास डीबीक्यू चल रहा है यूट्यूब पर, तो अभ्यास डीबीक्यू वाली सीरीज को जिन लोगों को मिक्स प्रैक्टिस करनी है वो फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लास आओ या ना हो, पीडीएफ 30 लेके सॉल्व करो। बाकी अगर कोई सवाल में आपको दिक्कत होती है तो जाके उस सवाल का सोल्यूशन जो है आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट यू कैन डू। तो आप अभ्यास डीबी को जरूर फॉलो करो, आपके एग्जाम तक वो सीरीज चलाऊंगा मैं अभ्यास डीबी वाले, ताकि आपको प्रैक्टिस लगातार मिलती रहे, मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए कल 3 बजे मुलाकात होगी, धन्यवाद, थैंक यू।